मेरा नाम यशवंत सहदेव शिंदे है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, संघ का प्रचारक रहा हूँ, परंतु आज मैं संघ के इशारों पर काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज वो हालात है नहीं। माहौल इतना गंभीर बना है कि संघ के नेतृत्व आज इस्तेमाल कर रहे युवाओं को, इसलिए मैं इनके इशारों पर ना कोई पद लेकर काम कर रहा हूँ। सिर्फ संघ का स्वयंसेवक इस नाते से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो संघ के अंदर जो क्रिमिनल बैठे हैं, देशद्रोही बैठे हैं, करप्ट बैठे, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, आज उनसे मेरी लड़ाई है। जो देश को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपना खून उसके लिए लड़ूंगा। और सारे स्वयंसेवकों को भी मेरा यही संदेश है जो संघ में है कि अगर संघ के स्वयंसेवक मानते हो तो इनसे लड़ो। समाज हमारे बाहर समस्या नहीं। हेडगे वर्गीय जी ने क्या कहा था, अगर संघ को नुकसान कौन कर सकता है? संघ का स्वयंसेवक कर सकता है। आज कर रहे मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी जैसे। तो संघ के स्वयंसेवक जो अपने आप को मानते हैं वो लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो जाए और बाहर निकले और लड़ाई लड़े इनसे। 4 तारीख को बेंगलुरु में इसलिए आया था कि कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे जी इन्हें एक पत्र देना था। पत्र का विषय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। साथ ही उसमें काम कर रहे जो नेता लोग हैं, यानी इंद्रेश कुमार, मोहन भागवत, मिलिंद परांडे, रवि देव, मिथुन चक्रवर्ती, राकेश धावड़े, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित आदियों को दहशतवादी घोषित किया जाए और इनकी जो भी संपत्ति है जहां पर वो उसको सील किया जाए और इनके कार्यालय जो आलीशान सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च के बन रहे, वो कहां से पैसा आ रहा है उसकी इंक्वायरी की जाए, ऐसी मैंने उसमें मांग की है। इसके साथ ही और भी कई विषयों की मैंने मांग की है। उदाहरण के स्वरूप में मैं अभी पहले आपको यह दिखाना चाहता हूं कि आज मैंने उनको यह अर्जी दी है। यह अर्जी प्रियांक खरगे जी, गृह मंत्री कर्नाटक, इनके कार्यालय में आज जमा कर दी गई है। उनसे मिलने का प्रयास तो किया परंतु वे उपलब्ध नहीं थे, इसलिए भेंट नहीं हो पाई। उस अर्जी में 2003 की एक देशव्यापी बम विस्फोट की एक साजिश संघ परिवार के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की थी। वास्तव में 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में कार सेवकों को इन लोगों ने जलाया। उसके पश्चात जो दंगे करवाए, लगभग 3500 मासूमों की हत्या की गुजरात में, संपूर्ण गुजरात जलाया, तो इनकी राक्षसी भूख बढ़ गई। 2004 में लोकसभा के चुनाव आने वाले थे और 2003 में इन्होंने 2004 की लोकसभा जीतने के हेतु से एक साजिश रची कि संपूर्ण देश में बम विस्फोटों के जरिए दंगे करवाएंगे, मासूम मुस्लिमों के मरवाएंगे, हिंदू भी मरेंगे, उसके साथ साथ दंगे होंगे और उसका इस्तेमाल जो ऊर्जा निर्माण होगी वो 2004 की लोकसभा में हम वापस सत्ता कायम रखने के लिए करेंगे। और यह साजिश रचकर कुछ लोग मेरे पास आ गए और उन्होंने मेरे पास प्रस्ताव रखा कि बम बनाने का प्रशिक्षण लेना है और उसके ऊपर जगह जगह पर विस्फोट करने हैं और मुस्लिमों को टारगेट करना है। तो मेरे से बात करते ही तुरंत मैंने जवाब दिया कि क्या 7-8 महीने के बाद लोकसभा 2004 के चुनाव आने वाले, तो भाजपा को सत्ता में भेजने के लिए यह बम विस्फोट करवाने हैं क्या? तो तुरंत वो सारे निरुत्तर हो गए। 3 लोग थे, तो मैंने भी विषय को ज्यादा छेड़ा नहीं और फिर मैं उनकी साजिश के अंदर चला गया। महाराष्ट्र के पुणे जिले में सिंहगढ़ के तलहटी में आकांक्षा फार्म हाउस में 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर हुआ। सह संयोजक अखिल भारतीय बजरंग दल का रवि देव, जो मिथुन चक्रवर्ती के नाम से घूम रहा था, वो वहां पर प्रशिक्षण देने के लिए आता था कि बम कैसे बनाने हैं और उसको राकेश धावड़े हर दिन सवेरे लेकर आता था। राकेश धावड़े जो पूर्णा, जालना, परभणी और नांदेड़ बम ब्लास्ट में आरोपी है, साथ ही मालेगांव बम विस्फोट में भी आरोपी है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ और कर्नल पुरोहित के साथ। वो हर दिन सवेरे मिथुन चक्रवर्ती यानी रवि देव को लेकर आता था। फिर 3 दिन प्रशिक्षण होने के बाद उसी पहाड़ी क्षेत्र में सिंहगढ़ के उसका परीक्षण किया गया। परीक्षण होने के पश्चात वहां से जो प्रशिक्षित युवाओं ने
देश भर में बम कांड करवाए, पूर्णा, जालना, परभनी, नांदेड़, मालेगांव के 2 बम विस्फोट, और मक्का मस्जिद हैदराबाद, समझौता एक्सप्रेस और अजमेर शरीफ, ऐसे 9 जगह पर संघ परिवार भाजपा के माध्यम से बम विस्फोट कराए गए। इंद्रेश कुमार, मिलिंद परांडे और भाजपा के शीर्ष नेता इसमें शामिल है। अजमेर शरीफ के चार्जशीट में जो 2010 में कोर्ट में दाखिल की, उसमें इंद्रेश कुमार का नाम आया है। इंद्रेश कुमार ने जो आरएसएस का केंद्रीय कार्यकारिणी में है और बड़ा नेता भी है, मेरे वरिष्ठ रह चुके हैं। तो 1994, 95, 97, 98 में काफी साल मैं जब प्रचारक था जम्मू कश्मीर में, उस समय वो हिमगिरी प्रांत के प्रचारक थे। तो मैं विषय पर आता हूँ। 2005 में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सुनील जोशी जिसकी हत्या हुई इंदौर में, वो और डांगे, ऐसे कई लोगों की बैठक ली इंद्रेश कुमार ने, और बैठक में कहा कि आप लोग, मैं बता रहा हूँ, उस तरह से काम करेंगे तो बम विस्फोट जगह जगह पर कर आप कामयाब हो सकते हो। ऐसी उस बैठक में उसने सूचनाएं दे दी उन लोगों को, और उसके बाद बड़े मात्रा में बम विस्फोट कराए गए। परंतु जो बड़ी साजिश थी इनकी पूरी देशव्यापी, वो मैंने षड्यंत्र उनका विफल कर दिया। पूरे देश के मैंने कई लोगों को सतर्क किए। तपन घोष पश्चिम बंगाल कलकत्ता के थे, उनको सतर्क किया, वो भी बड़े विश्व हिंदू परिषद के नेता थे। पूर्वांचल में और जो प्रशिक्षित जो विद्यार्थी थे जो 2003 में पुणे में सीखने को आए थे, उसमें से कई लोग मेरे परिचित थे। उसमें से हिमांशु पानसे था जो 2006 के नांदेड़ बम ब्लास्ट में मारा गया। उसको भी मैंने लाख बार समझाया कि इनके दिमाग में बहुत बड़ी गंभीर साजिश चल रही है, कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल किया जा रहा है भाजपा को सत्ता में पहुंचाने के लिए, तो इसके साजिश में शिकार मत हो। सामने से उसने बोला हाँ, लेकिन पीछे से वो उसने काम करता गया। बाद में पता चला तो इन्होंने बड़े काम किए, लेकिन बड़ी जो साजिश थी वो कर नहीं पाए। और 2004 में कांग्रेस की सत्ता आ गई, तो 2014 तक 10 साल थी, और इस कारण ये लोग कुछ मारे गए, कुछ अंडरग्राउंड हुए और कुछ पकड़े गए। जब तक हेमंत करकरे जी एटीएस के प्रमुख थे और अच्छी तरह से इंक्वायरी कर रहे थे, और उन्होंने संघ परिवार के लोगों का हाथ है वो जांच निकाली, पकड़े गए। लेकिन दुर्भाग्य से 26/11 का जो 2008 में हमला हुआ मुंबई पर पाकिस्तान के माध्यम से, कसाब के माध्यम से, उसमें उसके द्वारा उस माध्यम से उनकी हत्या की गई। वो हत्या भी एक साजिश थी। वो हत्या इस्माइल और कसाब की हत्यारों से नहीं की गई है, उनके कंधे से गोलियां मारी गई है, ये भी प्रूफ हुआ है। लेकिन जब कोर्ट में जब जांच चली, उस जांच में उज्जवल निकम जो अभी राज्यसभा में भेजा है भाजपा ने, उसने उस जांच को आगे लाया नहीं। साथ ही हमला होने वाला है यह खबर 7-8 दिन पहले ही मिल चुकी थी। अमेरिकन आईबी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, गुप्तचर यंत्रणाओं ने भारतीय गुप्तचर यंत्रणाओं को पुख्ता जानकारी दी। 35-36 मोबाइल और कई प्रकार के आधुनिक साधन और कौन से अक्षांश रेखांश, ऐसे पूर्णतः सैटेलाइट मोबाइल, सारी जानकारी थी। कितने लोग वहां से दहशतवादी निकले हैं, ये सारी खबर आलोक प्रभाकर जो आईबी का उस समय बड़ा अधिकारी था उसको दी। परंतु वो खबर एटीएस महाराष्ट्र, मुंबई पुलिस ने भी पश्चिम महाराष्ट्र की जो प्रमुख है उनको दिया नहीं, और ये हमला होने दिया, करने दिया। इस प्रकार ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया, और इस माध्यम से हेमंत करकरे जी का कांटा जो इनके गले में बिठाया था वो निकाल दिया गया। मैं अब आता हूं संघ का रजिस्ट्रेशन पर। संघ एक रजिस्ट्रेशन है नहीं। अब लगभग 1.5 महीना होने आया। गृह मंत्री कर्नाटक के प्रियंक खरगे जी, इन्होंने मोहन भागवत को पत्र लिखकर रजिस्ट्रेशन है क्या है, क्यों नहीं किया, करने वाले हैं क्या, उसकी जानकारी मांगी है। साथ ही आपका कार्य पद्धति क्या है, शाखाओं में क्या चलता है, पैसा कहां से आता है, उसकी खबर मांगी। तो मोहन भागवत ने सफाई में कहा है कि हिंदू धर्म रजिस्टर नहीं तो हम भी रजिस्टर नहीं होंगे। ये तो बचपना जो उसने सफाई दी है, ये बहुत बचकानी हरकत है मोहन भागवत की। वास्तविक मुझे ये कहना है कि दहशतवादी संगठन का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। आप
अंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संगठन देखिए, कोई भी दहशतवादी संगठन रजिस्टर्ड नहीं होते, तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि संघ भी रजिस्टर्ड नहीं है, ये दहशतवादी संगठन है। तो उसने खुद स्वीकारा है कि संघ दहशतवादी है, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे हम लोग। और संघ के कई लोग संघ की साजिश से, भारतीय जनता पार्टी के नेता की साजिश से ही देश में आतंक फैलाए गए, 9 जगह बम ब्लास्ट किए, संघ के लोग अंदर गए, पकड़े गए हैं, मारे गए, हत्या भी की गई है। मेरे जैसा कुछ बचा हूं मैं, और मैं लड़ रहा हूं इनसे। संघ की शाखाओं में वास्तव में होता क्या है? वास्तव में संघ की शाखाओं में मुस्लिम द्वेष आए हुए स्वयंसेवकों के दिमाग में भरा जाता है, और कांग्रेस के विरोध में और भाजपा के और संघ के विरोध में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके खिलाफ उनके दिमाग में भरा जाता है। यही संघ का काम चल रहा है। इतनी शैक्षणिक संस्था है, सारी यंत्रणाएं, कोई देश खड़ा करने की या व्यक्ति निर्माण करने की या सिस्टम संविधान का हित हो, ऐसा कुछ काम नहीं करती। वो सारी यंत्रणाएं, सारी संस्थाएं समाज में जाकर भाजपा के वोटर बना रहे हैं, भाजपा के वोट बैंक बनाने का ही काम चलता है। अगर इतनी शाखाएं, संस्थाएं सारी देश में फैल रही तो देश का ये हाल क्यों बना हुआ है? संस्थाएं, सारी सरकारी यंत्रणा क्यों सड़ी हुई है? क्यों देश आज सुजलाम सुफलाम नहीं है? कुछ क्यों हम परम वैभव पर नहीं है? इतनी संस्थाएं, इतनी सैकड़ों हजारों संस्थाएं सब सारे समाज में फैली है, तो क्या कर रही है? वो सिर्फ एक ही काम कर रही है, मुस्लिमों के खिलाफ में द्वेष फैलाओ, कांग्रेस के खिलाफ द्वेष फैलाओ और भाजपा के लिए वोट बैंक बनाओ। बस यही एकमात्र उसका टारगेट है। पुलवामा सैनिक हत्याकांड इन्होंने उसी प्रकार किया गया। सेना के अधिकारियों ने 4-5 महीने पहले से ही हवाई जहाज से सैनिकों को कश्मीर घाटी लेकर जाने के लिए मांग की, लिखित में 4-5 दी, लेकिन गृह मंत्रालय ने वो नकारा स्पष्ट रूप से, और ये हत्याएं होनी थी और उसका लाभ उन्होंने 2019 की लोकसभा चुनाव में किया। और ये सादी सी बात है जिसको एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि हवाई जहाज देने क्यों नहीं दिए? हजारों के संख्या में सेना को रास्ते से भेजा गया और लगभग 10 से 11 गुप्तचर यंत्रणाओं ने जानकारी दी थी कि हमला होने की शंका है। जनवरी के पहले हफ्ते से फरवरी की 13 तारीख तक, 14 फरवरी 2019 को हमला हुआ और कांड हुआ। हमारे देशभक्त लगभग 45 जवानों की हत्या की गई। दहशतवादियों को पकड़ा जाता तो हत्या नहीं होती, लेकिन दहशतवादियों को हत्या करने दी और उस हत्याओं का फायदा राजनीतिक 2019 के लोकसभा में उठाने के लिए सब करवाया गया। हत्यारे और हत्या करने देने वाले भी उससे बड़े गुनाहगार है, दहशतवादी है, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह इसमें शामिल है। उसके लिए मैंने 7-8 महीने पहले एनआईए को भी पत्र दिया है कि मुझे 19 मैंने प्रश्न पूछे हैं और मुझे उसके जवाब मांगे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे कोई जवाब दिया नहीं कि ये आपने हवाई जहाज क्यों दिए नहीं सैनिकों को, क्या कारण है? हत्या हो सकती है, हमला हो सकता है, उसके बाद भी आपने क्यों नहीं उनका हवाई जहाज दिए? आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया एनआईए ने। आरएसएस और अन्य दहशतवादी संगठनों के घनिष्ठ संबंध भी है। कुछ 10-11 महीने पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में यासीन मलिक, जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एक खुखार नेता है और कई हत्याओं में शामिल है, आज सजा काट रहा है, जेल में है, उसने अपने एफिडेविट में क्या कहा है उच्च न्यायालय में जो दाखिल किया है कि मेरे संघ के नेताओं के साथ बैठकें होती है। यानी क्या है ये क्या बताता है इसका एफिडेविट कि संघ के शीर्ष नेता और मुस्लिम गुट के शीर्ष नेता के अच्छे संबंध है। इधर तुम मुसलमानों को मारो, हम हिंदुओं को मारते, और ऊपर दोनों राजनीति खेलो, और नीचे लोग हिंदू मुस्लिम मरते रहे, लड़ते रहे। ये इनकी राजनीति है। और इधर मुस्लिमों का द्वेष भरो और इधर मुस्लिम जो दहशतवादी गुट है, खोखार दहशतवादी है, उनके इनके संबंध है। खुद यासीन मलिक ने डिक्लेयर किया हुआ है। इस बार संघ के नेताओं ने चुप्पी साधी हुई, क्यों नहीं खंडन करते इस बात का? हिंदू समाज ने आज के हालात देखा जाए तो आज संघ एक भस्मासुर की तरह सारे देश को निगल रहा है। ये हिंदू है नहीं, हिंदू समाज का इस्तेमाल किया जा रहा है वास्तव में। तो हिंदू समाज ने, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो भारतीय कहते हैं, सनातनी कहते हैं, इन्होंने संघ और संघ परिवार की जितनी संस्था है उनसे सैकड़ों हाथ दूर रहना चाहिए। ये जहर है। आपने अपने युवाओं को, अपने बच्चों को संभालो, बचाओ इन लोगों से। आपके बच्चों का इस्तेमाल
देश के खिलाफ और भाजपा में बैठे गद्दारों के खिलाफ, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, डकैतों को सत्ता में भेजने के लिए किया जा रहा है। चीन के दलाल है ये लोग। चीन के गलवान घाटी, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश में हमारी जमीन कब्जा की, कई सैनिकों को मारे दर्जनों, लेकिन इन्होंने देश से बात छुपाई। सोनम वांगचुक इन्होंने ये जब डिक्लेयर किया और अनशन में बैठे तो उस देशभक्त को जेल में डाला, रासुका के कलम लगा के। ये इनके चेहरे हैं, इनके खिलाफ जो बोले वो देशद्रोही, और इनके पापों का जो समर्थन करे या चुप्पी साधे वो देशभक्त। ये सादा समीकरण इन्होंने कर लिया है। संघ के आलीशान कार्यालय कहां से बने? सैकड़ों करोड़ों के कार्यालय, पैसा कहां से? रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ये पैसा आता कहां है? गुरु पूजन। अब हम प्रचारक रहा हूं मैं, मुझे मालूम है गुरु पूजन कितना होता है। हजारों रुपए के दायरे में होता है, प्रचारक घूमता है, कार्य कितना खर्चा होता है, सैकड़ों करोड़ों के खर्चे। कार्यालय कहां से बने आलीशान? ये सारा भारतीय जनता पार्टी का काला धन इधर आ रहा है, ये मेरा आरोप है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये सारे, अभी प्रियंक खड़गे जो गृह मंत्री है कर्नाटक के, उन्होंने 1.5 महीने पहले 13 तारीख को जो पत्र लिखा है उसके अनुसार उन्होंने सातत्य रखना चाहिए। सिर्फ पत्र लिखा है, मीडिया में जो चल रहा है यहाँ तक सीमित बात नहीं रहनी चाहिए। अब इनके पास सत्ता है, कर्नाटक में अधिकार है, वे इस पर प्रभावी ढंग से कानून का पालन करके विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल संघ के घिनौने कृत्यों को लगाम लगा सकते हैं, कानून ढंग से इन पर कार्रवाई कर सकते हैं। और इन्हें बख्शना नहीं चाहिए, नहीं तो ये मौका हाथ से चला जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 2004 में ये लोग सत्ता में आए, कांग्रेस 2014 तक थे। इनके कार्यकाल में भाजपा और संघ परिवार के कौन कौन बम कांडों में शामिल है वो तहकीकात हो सकती थी। इंद्रेश कुमार रिकॉर्ड पर आया था, मिलिंद पांडे रिकॉर्ड पर आया था। इनको उसी समय एनआईए ने अगर हिरासत में लिया होता तो भाजपा के भी कई लोग अंदर होते। 2014 में भाजपा सत्ता में ही नहीं आती। कांग्रेस ने इनको पकड़ा नहीं पकड़ा, इसकी कीमत आज देश भुगत रहा है। ये दूसरी गलती दोबारा अभी कांग्रेस को मौका मिला है किसी राज्य में, तो उन्होंने वो मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए, ये मेरा कहना है। बस मेरा इतना आपसे निवेदन है और नमस्कार।